नमस्कार दोस्तों। अभी ये मैं आपको यह एक किस्म के टाइल्स पढ़ा रहा था, तो पिछले वीडियो में वो टेक्निकल इश्यू की बदौलत बीच में बंद हो गया था। तो जो चैप्टर रह गया था टाइप्स ऑफ ऑडिट, उसको मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। देखिए, अंकेसन के कितने प्रकार होते हैं मैंने पिछले वीडियो में बेसिकली रूप से बता दिया था। तो 8 प्रकार के होते हैं: पूर्ण अंकेसन, आंशिक, चालू, सामयिक, अंतरिम, निपुणता और औचित्य व निष्पत्ति अंकेसन। अब अपन इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, पूर्ण अंकेसन क्या होता है, कंप्लीट ऑडिट क्या होती है। जब किसी व्यवसाय के हिसाब किताब की संपूर्ण जांच की जाती है, यानी जब किसी व्यवसाय या कंपनी या कोई संस्था हो या कोई बॉडी हो, उसकी संपूर्ण रूप से जांच की जाती है, तो उसे पूर्ण अंकेक्षण कहते हैं। यानी जैसा कि नाम से प्रतीत है, पूर्ण यानी कंप्लीट ऑडिट। यानी तो 1 अप्रैल से जो अकाउंट्स बनाए गए हैं 31 मार्च तक की वास्तविक स्थिति को इसके अंतर्गत ऑडिटेड किया जाता है, उसे पूर्ण अंकेक्षण कहते हैं। यदि संस्थान द्वारा अंतिम खाते फाइनल अकाउंट्स प्रति वर्ष बनाए जाते हैं, तो यह जांच एक बार में 1 वर्ष के हिसाब किताब की जाती है। मैंने बताया था ना अभी आपको भाई, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। और यदि अंतिम खाते अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली बनाए जाते हैं, तो यह जांच एक बार में आधे वर्ष की होती है। यदि पूरी साल के खाते की जांच की जाएगी तो 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक। और यदि 6 महीने की जांच करनी है, अर्धवार्षिक जांच करनी है, हाफ ईयरली जांच करनी है, तो 1 अप्रैल से लेकर करंट ईयर के 30 सितंबर तक। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आंशिक अंकेक्षण की, पार्शियल ऑडिट की। पार्शियल ऑडिट क्या होता है, यानी यदि किसी व्यवसाय के हिसाब किताब की संपूर्ण जांच न करके उसके किसी एक हिस्से की जांच की जाए, तो उसे आंशिक अंकेक्षण कहते हैं। यानी किसी व्यापार के संपूर्ण हिस्से की जांच ना करके पर्टिकुलर रूप से, मान के चलो 3 अप्रैल से लेके जून के 3 महीने की जांच करनी है, तो वह आंशिक अंकेक्षण कहलाता है, यानी पार्शियल ऑडिट कहलाता है। यह जांच समय के दृष्टिकोण से या कार्य के दृष्टिकोण से आंशिक हो सकती है। यानी समय के दृष्टिकोण से, कार्य के दृष्टिकोण से आंशिक हो सकती है। जैसे उदाहरण, यदि व्यवसाय में प्रतिवर्ष अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं और किसी वर्ष के केवल अंतिम 3 माह या 6 माह के हिसाब की जांच की जाती है, तो यह समय के दृष्टिकोण से आंशिक जांच होगी। यानी समय के दृष्टिकोण से आंशिक जांच इसलिए होगी क्योंकि अपन अंतिम 3 महीने या 6 महीने की जांच कर रहे हैं, तो ये समय के दृष्टिकोण से आंशिक जांच होगी। और एक कार्य के दृष्टिकोण से आंशिक जांच करेंगे, तो कार्य के दृष्टिकोण से कितने कार्य की जांच की जा रही है, वो कार्य के दृष्टिकोण से आंशिक जांच होगी। अब बात करते हैं चालू अंकेक्षण की। एंड कंटिन्यूस ऑडिट क्या होता है, मैंने इम्पोर्टेंट ऑडिट होती है कंटिन्यूस ऑडिट। देखिए दोस्तों, चालू अंकेक्षण उसे कहते हैं जिसमें अंकेशक निश्चित या अनिश्चित समय अंतरों पर, यानी निश्चित या अनिश्चित समय के अंतर पर वित्तीय काल के मध्य, यानी 1 अप्रैल से लेकर 1 मार्च के मिडिल में आकर उस दिन तक के हिसाब किताब की जांच करता है। इस पद्धति में हिसाब का लेखा और अंकेक्षण थोड़े फासले पर साथ साथ चलते रहते हैं। जैसे कैसे होता है, जैसे आपने मान के चलो 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो गया, आपने 3 महीने का कार्य कर लिया जून तक करने के बाद जुलाई में ऑडिट आ गई, ऑडिट ने आपके 3 महीने की जांच कर ली। फिर आपने कार्य स्टार्ट कर दिया जुलाई से लेकर सितंबर तक, फिर आपके 3 महीने की ऑडिट की जांच कर दी। तो ये समांतर रूप से ये कार्य चलता रहता है, थोड़े थोड़े फासले पर ये कार्य चलता रहता है। उधर से अकाउंटेंसी का कार्य चलता रहेगा आपका, उधर से ऑडिट चलती रहेगी। और कहीं कहीं यदि कार्य अधिक हुआ हो, तो अंकेक्षक स्थायी तौर पर अपना कुछ स्टाफ व्यवसाय के कार्यालय में छोड़ देता है। यदि कार्य ज़्यादा मात्रा में है, तो ऑडिटर द्वारा अपना स्टाफ कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए व्यवसाय के कार्यालय में छोड़ देता है, जो प्रतिदिन अंकेक्षण का कार्य करता है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम होता है। तो मोस्टली ये बड़ी बड़ी संस्थाओं कंपनी से मिलता है। प्राय ऐसा होता है कि अंकेक्षक अपने स्टाफ के साथ वर्ष में कई बार आता है, यानी स्टाफ को साथ लेके आता है, वह छोड़ता नहीं है। जैसे अकाउंट्स तैयार हुए, अकाउंट्स तैयार होते ही स्टाफ के साथ में ऑडिट किया, ऑडिट करके रिपोर्ट दिया, ये चालू अंकेक्षण कहलाता है। अब बात करते हैं सामयिक अंकेक्षण की। प्री डियोक्टियल ऑडिट क्या होती है।
यानी जब कोई वित्तीय काल प्राय यानी सामान्य वित्तीय काल 1 वर्ष का होता है, जो भारत के अंतर्गत 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक वित्तीय काल यानी फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। तो अभी वर्तमान में वित्त वर्ष 2023-24 चल रहा है, आप सभी को पता ही होगा। यानी जब कोई वित्तीय काल प्राय वर्ष में समाप्त हो जाता है और उसके अंतिम खाते तैयार हो जाते हैं, तो उस काल के हिसाब किताब के जांच का कार्य आरंभ किया जाता है। यानी अंतिम खाते तैयार हो जाने के पश्चात हिसाब किताब की जांच करने का कार्य ऑडिटर द्वारा आरंभ कर दिया जाता है। जांच कार्य तब तक चलता रहता है जब तक कि समाप्त नहीं कर लिया जाता। यानी जांच कार्य जब तक चलता रहता है, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना, मोस्टली 15-20 दिन जांच होती है, जब तक पूरा कार्य नहीं कर लिया जाता है। इसे सामयिक अंकेक्षण कहते हैं। ये परिभाषा है विद्वान डिक्सी के अनुसार, इसको आप याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी डिक्सी के अनुसार सामयिक या पूर्णकृत अंकेक्षण उसे कहते हैं जो उस वित्तीय अवधि जिससे यह संबंधित होता है कि समाप्ति के पश्चात ही आरंभ होता है। ठीक है दोस्तों, ये परिभाषा आप पढ़ ली होगी आपने। अब बात करते हैं अगला, अंतरिम अंकेक्षण यानी इंटरिम ऑडिट क्या होता है। यानी जिन व्यवसायों में चालू अंकेक्षण नहीं होता है और सामयिक अंकेक्षण होता है, उनमें कभी कभी व्यापारिक काल के बीच में अंतिम खाते बनाने की और उनका अंकेक्षण कराने की आवश्यकता महसूस हो जाती है। ये अंकेक्षण बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाओं में किया जाता है। तो मान के चलो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत शेयर होल्डर्स होते हैं इसके अंदर, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो सामान्यतः जो प्रॉफिट दिया जाता है वो वर्ष के अंत में दिया जाता है। पर मान के चलो बड़ी कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो शेयर होल्डरों को बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अंतरिम लाभांश की घोषणा की जाती है। अंतरिम लाभांश की घोषणा करेंगे तो उससे पहले ऑडिट करवानी पड़ेगी, ऑडिट फाइनल अकाउंट्स तैयार करने होंगे, फाइनल अकाउंट्स के बेसिस पर कितना प्रॉफिट हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट क्या कह रही है, उसी के चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अंतरिम अंकेक्षण का कार्य किया जाता है और इंटरिम प्रॉफिट डिक्लेयर किया जाता है। इस प्रकार व्यवसाय काल के बीच में किए जाने वाले अंकेक्षण को अंतरिम अंकेक्षण कहते हैं, जो व्यवसाय के बीच में ही ऑडिट किया जाता है। बेसिकली फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, और बीच बीच में भी ऑडिट किया जा सकता है, उसे अंतरिम अंकेक्षण कहते हैं। एग्जाम में पूछ सकते हैं क्वेश्चन इस प्रकार का, अंतरिम अंकेक्षण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं निपुणता अंकेक्षण की, यानी एफिशिएंसी ऑडिट। यानी आधुनिक युग तीव्र प्रतिस्पर्धा का युग है। प्रत्येक व्यवसायी अपनी निपुणता बढ़ाना चाहता है। यानी आज का ज़माना है, आज चाहे इंडिया में देख लो, चाहे वर्ल्ड में देखो, बड़ी बड़ी यूएसए की कंपनीज इंडिया में व्यापार करती है, इंडिया की बाहर करती है, इंडिया की कंपनियां भी अपने भारत में बड़े 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 व्यापार करती है। तो आज का युग है बहुत ही तीव्र प्रतिस्पर्धा का युग है। हज़ारों कंपनियां मार्केट में बनी हुई है, एक ही प्रोडक्ट के लिए हज़ारों कंपनियां प्रोडक्ट उत्पादित करती है। तो उसको अपनी एफिशिएंसी निपुणता बढ़ाने के लिए, यानी जो प्रोडक्ट कंपनी उत्पादन कर रही है उसे उत्पादन के अंतर्गत क्या कमी है, उपभोक्ताओं की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आशाएं हैं, उनकी क्या प्रेडिक्शन है, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, मेजर नीडबुल्स क्या है, उनमें किस तरीके की सुधार की आवश्यकता है, क्या क्वालिटी बनानी है, इन सभी चीज़ों को करने के लिए एक एफिशिएंसी ऑडिट की आवश्यकता होती है। यानी इसके लिए व्यवसाय के इंजीनियरिंग उत्पादन क्रय विक्रय विभाग की बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहते हैं। मैंने बताया था ना अभी आपको। इन प्रयासों में कहाँ तक सफलता मिली, पूर्व निर्धारित योजना द्वारा कहाँ तक कार्य किया गया और उस योजना में कहाँ कहाँ किस किस प्रकार के हेरफेर की आवश्यकता है, इस सब बातों की जांच करने को ही निपुणता अंकेक्षण कहते हैं। यानी जो अपन प्री प्लानिंग करते हैं, प्री प्लानिंग के अंतर्गत जो अपने ऑब्जेक्ट्स अपन निर्धारित करते हैं, जो अपने गोल्स निर्धारित करते हैं कि अपन को किस तरह के व्यापार में किस तरीके की चीज़ें प्राप्त करनी है, कितना प्रॉफिट करना है, लोगों के बीच में अपने व्यापार की ख्याति किस तरीके से बनानी है, ख्याति बनाने के लिए क्या क्या प्रयास अपन ने किए, उन प्रयासों के पीछे अपन को क्या परिणाम प्राप्त हुए, यदि परिणाम नेगेटिव प्राप्त हुए हैं तो उनमें
सुधार करने की क्या गुंजाइश है, और यदि अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं तो आगे व्यापार को और सुदृढ़ व मजबूत करने के लिए किन किन चीज़ों की और किन किन तकनीकों की, किन किन पेशेवरों की आवश्यकता पड़ेगी, इन सब बातों की जांच निपुणता अंकेक्षण के माध्यम से की जाती है। अब बात करते हैं औचित्य अंकेक्षण यानी प्रोप्राइटरी ऑडिट। यानी औचित्य अंकेक्षण में प्रबंधकों के द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णयों के औचित्य की जांच की जाती है। यानी जो मैनेजर्स होते हैं, निदेशक होते हैं, जो व्यापार के संचालन के लिए क्या क्या निर्णय उनके द्वारा पूर्व में लिए गए थे, पूर्व में लिए गए निर्णयों की तुलना प्राप्त परिणामों से की जाती है कि प्राप्त परिणाम सकारात्मक रहे हैं या नकारात्मक रहे हैं। यदि सकारात्मक रहे हैं तो उनमें आगे और क्या संभावनाएं प्रतीत होगी, नकारात्मक रहे हैं तो उनमें किस प्रकार के सुधार की गुंजाइश है, किस प्रकार की तकनीकी कुशलता, किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इस जांच में निम्नलिखित 3 आधारों पर की जा सकती है। यह जांच यानी बुद्धिमानी, आपकी विजडम, निष्ठा तथा मितव्यता के आधार पर औचित्य अंकेक्षण किया जाता है। अब बात करते हैं निष्पत्ति अंकेक्षण यानी परफॉर्मेंस ऑडिट की। परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होती है? वर्तमान समय में कुशलता अंकेक्षण यानी औचित्य अंकेक्षण तथा निष्पत्ति अंकेक्षण आदि पदों का कोई सर्वमान्य निश्चित अर्थ नहीं है। यानी दोस्तों, कुशलता अंकेक्षण, औचित्य अंकेक्षण और निष्पत्ति अंकेक्षण लगभग एक समान ही दिखाई देते हैं, पर इनमें थोड़ा बहुत चेंजिंग है। यानी एक पद का दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर दिया जाता है। वस्तुतः इन पदों के अर्थ विकास की प्रक्रिया में हैं और अभी इनका पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। यानी निष्पत्ति अंकेक्षण से तात्पर्य व्यवसाय या उसके किसी घटक की निष्पत्ति की समीक्षा से लिया जाता है ना। उसके व्यवसाय के किसी घटक यानी एलिमेंट्स है, उसके रिगार्डिंग जो परफॉर्मेंस किया गया है, परफॉर्मेंस दिया गया है, उसकी परफॉर्मेंस से पूर्व निर्धारित ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से समीक्षा की जाती है कि हमें अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। इस अंकेक्षण के अंतर्गत यह जांच की जाती है कि कार्य का संपादन निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप है अथवा नहीं, तथा उसकी लागत निर्धारित मानक के अनुसार है या नहीं। दोस्तों, बात करते हैं, अपने ये सब चीज़ें पढ़ ली, अंकेक्षण क्या होता है, अंकेक्षण की उत्पत्ति कैसे हुई, अंकेक्षण के प्रकार क्या है, पुस्तपालन क्या होता है, लेखा शास्त्र क्या होता है, लेखा ऑडिटिंग क्या होती है। अब बात करेंगे कि अंकेक्षण से लाभ क्या क्या होते हैं हमें। ये अंकेक्षण करवाने का औचित्य क्या होता है, अंकेक्षण के पीछे लाभ क्या है। देखिए दोस्तों, कुछ एक्ट्स यानी कुछ अधिनियम द्वारा यथा जैसे कंपनी एक्ट 2013 या सरकारी समितियां अधिनियम या सार्वजनिक प्रन्यास एक्ट आदि, उनसे संबंध संस्थाओं के लेखों का अंकेक्षण अनिवार्य घोषित किया गया है। यानी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो भी संस्थाएं आती है, सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत जो भी संस्थाएं आती है, सार्वजनिक प्रन्यास ट्रस्ट के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती है, बैंक एक्ट, आरबीआई एक्ट के अंतर्गत जो बैंक्स आते हैं, उनसे संबद्ध संस्थाओं के लेखों का अंकेक्षण अनिवार्य घोषित किया गया है कि इन इन संस्थाओं का इन इन अधिनियमों के अंतर्गत अंकेक्षण किया जाना अनिवार्य है। अतः अंकेक्षण से निम्नलिखित लाभ होते हैं। देखिए, मेजर प्रॉफिट्स क्या क्या होते हैं। पहला होता है अनुशासन कायम रहता है, यानी ऑडिट करवाने से जो संस्थान का डिसिप्लिन है वो यथावत बना रहेगा। यदि डिसिप्लिन में किसी प्रकार की कमी है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। फिर बात करते हैं भ्रष्टाचार समाप्त करना, यानी व्यापार के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, अधिकारियों या कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा कोई भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसको उजागर किया जाता है, उसको दूर करने का प्रयास किए जाते हैं। ये कार्य ऑडिट के माध्यम से संभव हो पाता है। व्यापार में जितनी प्रकार की अनियमितताएँ हो रही है, इरेगुलेटरी हो रही है, थेफ्ट हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, उनको ऑडिट के माध्यम से प्रकट किया जाता है, उनको जनता के सामने लाया जाता है। जो इन्वेस्टर होते हैं, जो अपना पैसा कंपनियों में लगा रखे हैं, तो उनको ऑडिट के माध्यम से ही इन चीज़ों का पता चल पाता है। कर्मचारियों एवं प्रबंधकों को सावधान करना, यदि व्यापार में किसी भी इलीगल तरीके का कार्य हो रहा है तो कर्मचारियों और मैनेजर्स को सावधान किया जाता है। व्यापार की सही स्थिति बताई जाती है। विनियोग को मैंने बताया था ना अभी आपको, यानी इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं उनके पैसों की रखवाली करने का कार्य भी ऑडिट के माध्यम से ही
पूर्ण रूप से सफल हो पाता है। अगर ऑडिट नहीं होगी तो इन्वेस्टर का पैसा सुरक्षित नहीं होगा, गबन होगा, अनियमितताएं होगी, आदि कई कारण होंगे। सच्चाई एवं ईमानदारी का प्रमाण पत्र, यानी ऑडिट एक तरीके से व्यापार के जो लेखे होते हैं, प्रपत्र होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, उनकी सच्चाई एवं ईमानदारी का प्रमाण पत्र होता है। एक बार ऑडिटर द्वारा अकाउंट्स ऑडिटेड कर दिए जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से एवं सच्चाई के साथ उन पर विश्वास कर लेता है कि उक्त संस्था का चिट्ठा उक्त तिथि को यह स्थिति प्रकट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे है कर्मचारी की कर्मठता एवं योग्यता का प्रमाण मिलना, यानी कर्मचारी की जो संस्था के प्रति उसकी योग्यता है, कर्तव्य निष्ठा है, उसका प्रमाण मिलता है कि कर्मचारी किस तरीके का है, संस्था के प्रति क्या लगाव है, किस तरीके से कार्य करता है। बहुमूल्य सलाह मिलना, व्यापार के अंतर्गत ऑडिटर के माध्यम से जो जो कमियां पाई जाती है, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में उन चीज़ों का उल्लेख करता है, उसके बारे में सलाह देता है कि भविष्य में आपको इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्रबंधकों द्वारा उचित निर्णय समय पर लिए जाते हैं। अगला है हिसाब किताब का अधिक विश्वस्त होना। यदि ऑडिटर द्वारा अकाउंट्स को अंकित कर दिया जाता है तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी विनियोजक कंपनी के लेखा पुस्तकों पर विश्वसनीय रूप से विश्वास करता है कि उक्त खाते सही रूप से कंपनी द्वारा रखे जा रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अंकेक्षण की मर्यादाएं यानी कमियां, इसकी सीमाएं, दोष क्या है। हमने अभी तक तो इसके लाभ पढ़ रहे थे, अब बात करते हैं इसकी कमियां क्या है। अब इसकी बेसिक कमियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी के अधिकारियों द्वारा कंपनी के लाभ हानि विवरण व चिट्ठे की सत्यता एवं औचित्य के बारे में प्रतिवेदन के लिए की जाती है। जिन पुस्तकों के आधार पर तथा लाभ हानि विवरण एवं चिट्ठा बना है, अंकेक्षक उनकी उचित सावधानी एवं चतुराई के साथ साथ जांच करता है और जांच के पश्चात यदि उसे संतोष हो जाता है तो वह प्रमाणित कर देता है कि लाभ हानि व बैलेंस शीट यानी चिट्ठा उचित एवं सही है। अंकेक्षक का यह प्रमाण पत्र प्रतिवेदन के रूप में अंशधारियों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। यानी जब भी जनरल मीटिंग्स होती है शेयर होल्डर्स की, तो शेयर होल्डर्स के सामने जब प्रॉफिट अनाउंस किया जाता है उससे पहले उनको सभी को अकाउंट्स दिखाए जाते हैं। उस संस्था का पेंडल अकाउंट, बैलेंस शीट ये स्थिति प्रकट कर रही है, तो उनके सामने अंकेक्षित यानी ऑडिटर द्वारा जो अंकेक्षित खाते होते हैं वो उनके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर भी इनमें कुछ मर्यादाएं या दोष या सीमाएं होती हैं। इन सब के बावजूद भी इनके अंतर्गत कुछ न कुछ दोष अवश्य होता है। यानी हर चीज़ के अंतर्गत नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट होता है। अब जिनका विवरण अनुसार प्रस्तुत है। देखिए, अंकेक्षण ने उपरोक्त सभी कार्य कर दिए, खातों की जांच कर दी, बैलेंस शीट की जांच कर दी, अपना प्रतिवेदन दे दिया, फिर भी इसके अंतर्गत कुछ दोष पाए जाते हैं। अब ये दोष ये होता है कि अंकेक्षक 100% यानी पूर्ण रूप से शुद्धता गारंटी नहीं देता है। ये अंकेक्षक ने अपने विवेक से, अपनी कार्य शैली से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से, बुद्धिमानी से, सत्यनिष्ठा के साथ कार्य किया है। लेकिन कई गबन इस प्रकार के होते हैं कि ऑडिट द्वारा भी नहीं पकड़ में आते हैं। तो इस संबंध में अंकेक्षक का यह दायित्व नहीं होता है कि वह 100% शुद्धता की गारंटी दे। ठीक है, एक इसका पहला दोष हो गया। दूसरा है अंकेक्षण द्वारा सब गबन आवश्यक रूप से प्रकट नहीं होते हैं। देखिए, अंकेक्षक द्वारा हालांकि वो चतुराई के साथ कार्य तो करता है लेकिन मानवीय त्रुटि हो सकती है, तो पूर्ण रूप से वह सब गबन को आवश्यक रूप से प्रकट नहीं कर पाता है। अंकेक्षक केवल अपनी राय प्रकट करता है। देखिए, जिस भी व्यापार में किसी प्रकार की अनियमितताएं पाई जाती है या नियमितताएं नहीं पाई जाती है, उस संबंध में अंकेक्षक का केवल और केवल अपनी फाइनल रिपोर्ट यानी जो ऑडिट रिपोर्ट देता है उसमें केवल वो राय प्रकट करता है, भाई इस प्रकार की कमियां पाई गई और इस प्रकार इनमें सुधार की गुंजाइश है। केवल वो अपनी राय प्रकट कर सकता है
उक्त संस्थान के अधिकारी या कर्मचारी पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकता है। अंकेक्षण कर्मचारियों की पूर्ण ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं है, यानी इस रिपोर्ट को देने के पश्चात ये नहीं कहा जा सकता है कि ऑडिटर ने खातों की ऑडिट कर ली, खाते पूर्ण रूप से सही है और कर्मचारी और अधिकारी किसी भी प्रकार से गबन में शामिल नहीं है। इस संबंध में अंकेक्षण के कर्मचारियों की पूर्ण ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता है। अगला है व्यवहारों के व्यापारिक औचित्य को प्रमाणित नहीं करना। देखिए, व्यापार में कई प्रकार के व्यवहार होते हैं। दिनों रोज़ाना हज़ारों तरीक़ों का ट्रांजैक्शन व्यवहार होता है। अब सिर्फ ऑडिटर का काम होता है कि खातों को चेक करना, बैलेंस शीट को चेक करना, लाभ हानि खाते में कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, इन चीज़ों को प्रकट करना होता है। उसका ये दायित्व या अधिकार नहीं होता है कि व्यापार किस तरीके से चलाया जा रहा है, इसका औचित्य के विरुद्ध से चलाया जा रहा है, रूल्स रेगुलेशन एक्ट के विरुद्ध चलाया जा रहा है या नहीं चलाया जा रहा है। इन चीज़ों को व्यापार के औचित्य को ऑडिटर प्रमाणित नहीं करता है, वो केवल अपनी राय देता है। अंकेक्षण तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देता है। देखिए दोस्तों, अंकेक्षण पूरी व्यापार के खातों की जांच करता है, लेकिन कई बार वो छोटी मोटी चीज़ें होती है, एंट्री होती है, व्यवहार होता है, वाउचर्स होते हैं, उसके प्रमाणक होते हैं, तो उन चीज़ों को कई बार छोटी मोटी चीज़ों पर वो ध्यान नहीं देता है, क्योंकि समय का अभाव होता है, इस तरीके से वो ध्यान नहीं दे पाता है। अंकेक्षकों को व्यवहारिक स्वतंत्रता की कमी होती है। देखिए, अंकेक्षण को रूल्स रेगुलेशन एक्ट और प्रोविज़न और जो मानक स्टैंडर्ड है उसके अनुसार कार्य करना होता है। उसे अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का नियमों के विरुद्ध जाकर कोई कार्य नहीं करना होता है। तो इस संबंध में अंकेक्षक को व्यवहारिक स्वतंत्रता की कमी होती है। ठीक है दोस्तों, आपका यह चैप्टर फर्स्ट यानी ऑडिट का सामान्य परिचय मैंने कंप्लीट करवा दिया है और मैं अगला वीडियो जल्दी आपके सामने लाऊंगा। तो कृपया आपको कैसा लगा, तो इस संबंध में मुझे मेरे यूट्यूब चैनल आरजे चांदा अकेडमी पर कमेंट अवश्य करें, ताकि मुझ कोई कमियां रही है उस संबंध में मैं आपके लिए आगे कुछ बढ़िया कर सकूं, सुधार कर सकूं, उनमें कुछ समायोजन कर सकूं। हालांकि ये नोट्स मैं लगन और मेहनत से मैंने हैंड नोट्स बनाए हैं। जो ये नोट्स बनाए हैं ना, इसमें किसी भी प्रकार का मैंने टॉपिक नहीं छोड़ा है। फिर जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों को बेसिस रखते हुए ये नोट्स मैंने तैयार किए हैं। तो दोस्तों, आपसे ये मेरा परिचय है और ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो आपको किसी प्रकार की क्यूरीज हो, कोई समस्या हो, तो आप मुझे इन नंबरों पर व्हाट्सएप या डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल आरजे चांदा अकेडमी को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। एवं मैं आपके आज से ये ऑडिट स्टार्ट कर दी मैंने, और मैं 20 जून तक पूर्ण रूप से ऑडिट को कंप्लीट करवा दूंगा। हो सकता है इससे पहले भी करवा दूँ, कोशिश निरंतर जारी है। उसके पश्चात मैं अगला सब्जेक्ट लूँगा और आपको लास्ट जुलाई या स्टार्ट अगस्त तक कंप्लीट सेकंड पार्ट को कोर्स पूरा करवा दूँगा। तो जैसे ही ऑडिट कंप्लीट होती है, नोट्स मैंने तैयार करने का कार्य जारी कर रखा है। नोट्स कोर्स कंप्लीट होते ही मैं आपको मेरी टेलीग्राम चैनल आरजे चांदा अकेडमी या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें, मैं आपको PDF नॉमिनल चार्जेस पर उपलब्ध करवा दूँगा। ठीक है दोस्तों, और रही बात, आप निश्चिंत रहें, घबराए नहीं। परीक्षा आसान है, कोई बड़ी भारी परीक्षा नहीं है। आप आसानी से कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, पढ़ाई करेंगे समयबद्ध तरीके से, तो निश्चित रूप से सफल होंगे। समय लगभग अभी 3 महीना है। 3 महीने में आप आसानी से 12 सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। ऐसी कोई हार्ड सब्जेक्ट्स नहीं है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, आरजे चांदा अकेडमी। थैंक यू।